जो है अपने लास्ट मोमेंट पे अपने एग्ज़ाम को और अच्छा कर सकें, अपना एग्जाम में और अच्छा बेस्ट दे सकें, अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकें, जिससे कि उनका सिलेक्शन होने के चांस थोड़े बढ़ जाएं। क्योंकि आपको पता होगा यूपीएससी में करंट अफेयर्स का कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए मैं एक कैप्सूल लेके आया हूँ आपके लिए। आप इसको एक कैप्सूल बोल सकते हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, बेसिकली लास्ट मोमेंट पे। और इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है धमाका करने वाला है आपके लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी एक्सपेरेंट हैं हमारे, वो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो कर लें, आप बेल आइकन को पुश कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपना करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, आपको लेट ना करते हुए। तो प्लीज़ आप इतना कर सकते हैं। और आपको मैं बता रहा हूँ 100% इसमें से आपका जो है यूपीएससी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा 20 दिसंबर को। और इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बताऊंगा कौन कौन से इसमें आए थे। तो प्लीज़ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो कर लें। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर्स। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मैंने जो एग्ज़ाम है आपका सीडीएस का वो क्लियर कर रखा है, और मैंने यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो मैं आपको अब करंट अफेयर्स की तरफ ले चलता हूँ। तो आपका पहला मैं आपको रिपोर्ट समझाता हूँ, जो हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की आई है, क्योंकि ये 2 साल में एक बार रिलीज होती है। तो आपको पता होगा जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है हमारी, वन वन की स्थिति होती है, वन क्षेत्रफल का, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, यूपीएससी ने लास्ट ईयर भी पूछा था। तो इसमें आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ये वन भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की है। तो 16वां रिपोर्ट, पहला रिपोर्ट कब आया था, तो ये 16वां रिपोर्ट है। अगर उसमें आ जाता है कि 2019 में जो वन रिपोर्ट आई है वो कौन से नंबर की है, तो आपको उस पर टिक करना होगा 16वां नंबर है इसका। क्योंकि अब इसमें क्या है, ये पहला रिपोर्ट जब आया था वो 1987 में आया था पहला रिपोर्ट। उसके बाद इसको जारी कौन करता है, इसको मतलब रिलीज कौन करता है, इसको कौन कराता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई का हेडक्वार्टर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में रिपोर्ट जारी होता है, आपको पता होगा। और देश में, यानी कि हमारा जो इंडिया है, तो देश का वन क्षेत्र कुल आच्छादित क्षेत्रफल कितना है, तो आप ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट ईयर सीडीएस में भी पूछा गया था 24.56। तो इसका, और ये दिल्ली पुलिस में भी आया है कई बार। तो जो हमारा देश में कुल कुल वन क्षेत्र कितना है, तो वो है 24.56। पहले ये 2011 की बात है, जब उसमें 23 पॉइंट कुछ हुआ करता था, और उससे पहले ये शायद 18 पॉइंट भी था। तो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब की बार इसके आने के चांस कुछ ज़्यादा ही हैं। तो 24.56 इसका एरिया है, जो कि 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल वन क्षेत्रफल कितना है, तो 21.67 है। तो आप इसको भी बता सकते हैं, क्योंकि परसेंट का काफ़ी रोल होता है, परसेंट ही इसमें पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल वृक्षावरण जो क्षेत्र है वो है 2.89। उसके बाद ये जो हमारा है वो 95,000 और 27 वर्ग किलोमीटर पे है। वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्यों का क्रम। अच्छा, लास्ट ईयर आपको पता होगा कि क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी ने 2019 वाले एसी के एग्जाम में। तो एसी के एग्जाम में पूछा था, नेशनल कमांडेंट के एग्जाम में, उसमें पूछा था सीक्वेंस, जिसमें कि राइट ऑप्शन था अरुणाचल प्रदेश का। तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी आपको दिखाऊंगा चैनल पे, तो जो मैं आपको पेपर जो है 2019 का वो हल कराऊंगा मतलब 2 दिन बाद। तो आप उसमें देख सकते हैं उसे। तो वन क्षेत्र वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्यों का क्रम था, पहला था हमारा कर्नाटक, और उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद आता है केरल। अब सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों का क्रम है, फर्स्ट पे मध्य प्रदेश, जो कि 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसने वृद्धि की है। उसके बाद हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है सेकंड नंबर पे, फिर आता है छत्तीसगढ़। ये सीक्वेंस है, आप इसको नंबरिंग यानी कि सीरीज को आप अच्छे से रट लें, इसको अच्छे से रट लें, ये आने के बहुत ज़्यादा ही चांस हैं। इसमें से आपको पूरी वन रिपोर्ट में से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं मेरे से। यहाँ पर मेरा नंबर है, उस पर आप उस पर मैसेज करके भी पीडीएफ मांग सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, ये आपको यही पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद सर्वाधिक वनावरण वाले परसेंटेज वाले राज्य हैं मिजोरम। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाले राज्यों का क्रम है। तो सबसे पहले आता है मिजोरम, जो कि 85.41% है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, जो कि 79.63% है। उसके बाद मेघालय, जो कि 76.33% है।
देश में मैंग्रोव वनस्पति की 2017 की रिपोर्ट की तुलना में 1.10% वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आपको पता होगा वन रिपोर्ट 2 साल में एक बार जारी की जाती है, 2 साल के अंतराल में ये जारी होती है। तो 2017 की तुलना में 2019 में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये 1.10% की वृद्धि हुई है, जो कि 54 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। अब है यहाँ पे भारत के कुल वन आवरण का 21.14% क्षेत्र जंगलों में लगने वाली आग से प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में कई अमेजन वगैरह में आपने देखा आग लगी थी, वो भी आपका रिपोर्ट राइटिंग का एक टॉपिक बन सकता है। कहाँ किस जंगलों में आग लगी थी, वहाँ पे क्या कारण थे, कैलिफोर्निया वगैरह का टेम्परेचर हाई हो गया था, उसका भी कारण पूछा जा सकता है पेपर 2 में, जो आपका होने वाला होता है डिस्क्रिप्टिव मोड का। तो यहाँ पे असम और त्रिपुरा को छोड़कर अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के बनावट क्षेत्र में कमी आई है। ये बात आपको क्वेश्चन यहाँ से भी एमसीक्यू आपका बनता है कि किन 2 राज्यों को छोड़कर पूर्वोत्तर भारत में बनावरण के क्षेत्रफल में कमी आई है, तो उसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा असम और त्रिपुरा, इन 2 को छोड़कर। अब यहाँ पे मैं आपको डिफेंस एक्सपो की रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आपका डिफेंस एक्सपो ये भी आपको पता होगा कहाँ पे होता है, लखनऊ में इसको किया गया था डिफेंस एक्सपो का 2020 का। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं ये इससे पहले कहाँ पे हुआ था डिफेंस एक्सपो। ये काफ़ी सुर्खियों में रहा है डिफेंस एक्सपो 2020 का, और एग्जाम में भी आता रहा है छोटे मोटे एग्जामों में, तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो 5 से 9 फरवरी को लखनऊ में किया गया था। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किससे, 5 से 9 फरवरी को लखनऊ में किया गया था डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन। यहाँ पे क्या क्या दिखाया गया था, यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल थी, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है, जो सबमरीन, युद्धपोत, जेट और ज़मीन से दागी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे धनुष भी दिखाया गया था। धनुष क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ये कि 150/45 mm अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर आर्टिलरी गन 1 मिनट में 38 किलोमीटर तक 4 राउंड फायर कर सकती है। आप इसको यहाँ से इसका अंदाजा लग सकते हैं कितनी खतरनाक है ये। फिर आता है यहाँ पे माइन प्रोटेक्ट व्हीकल, बारूदी सुरंग से निपटने में सक्षम है। ये माइन प्रोटेक्ट व्हीकल जो है बारूदी सुरंग से निपटने में सक्षम है। उसके बाद आता है हमारा वॉइस एक्टिवेटेड, ये डिफेंस एक्सपो में दिखाया गया था लखनऊ में 2020 की बात है, जिसका उद्घाटन किसने किया था आप बता सकते हैं। तो वॉइस एक्टिवेटेड कमांड सिस्टम जो है HAL ने वॉइस एक्टिवेटेड कमांड सिस्टम वाले सुखोई SU-30 विमान की कॉकपिट बनाई थी। कौशल खुफिया अभियानों के लिए ड्राइवरलेस कार दुनिया में सबसे बड़ी रेंज वाला गन सिस्टम है। उसके बाद शौर्य 8000 फीट की ऊंचाई से कूदे वायुसेना के पैराटूपर। आपने डिफेंस एक्सपो में बेसिकली देखा होगा टीवी वगैरह पे, टेलीविजन पे या फिर न्यूज़पेपर में, जो एक दिन क्या हुआ था कि वहाँ से पैराशूटर जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के थे, उन्होंने जंपिंग की थी, जहाज से कूदे थे वो, और वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उन्होंने कई बार उन्होंने जो है पैराशूटर जो थे उन्होंने कई बार जंपिंग की थी, और इंडिया का जो फ्लैग वगैरह था वो उसको लेके भी कूदे थे वो लोग। तो ये उसी का यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा दक्ष डिफ्यूज करने के बाद बम को उठाकर दूर ले जाता है। ये दक्ष एक, इसको हम बोल सकते हैं रोबोट टाइप था ये। उसके बाद है हमारा रिप मूव वेपन, जो कि 12.7 mm की गन को 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है, ब्रिटेन से लिया गया ये। तो ये पूछा जा सकता है डिफेंस एक्सपो में दिखाया गया रिंग मूव वेपन किस कंट्री से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। टाइफून दिन में, ये टाइफून भी है यहाँ पे, दिन रात बराबर निशाना साधता है, और इसका ग्रेनेड लॉन्चर 230 राउंड गोलियाँ जो है गोले चला सकता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भारत का राजनीतिक मानचित्र। एंड स्टूडेंट्स आपको पता होगा यहाँ पे इंडिया ने जम्मू कश्मीर जो था यूटी में यानी कि यूनिटरी टेरिटरी में उसको डिवाइड किया था। तो आपको पता होगा वो कब किया था, यानी 31 अक्टूबर को 2019 को उसको लागू कर दिया था अधिनियम को। तो उसके लिए एक मानचित्र था, जो उसका मैप था वो रिलीज़ किया है। तो ये मैप किसने रिलीज़ किया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख में डिवाइड किया गया है। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। यहाँ पे ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, कब लागू हुआ, तो ये अधिनियम जो था हमारा, एक्ट जो था वो 31 अक्टूबर 2019 को जो था लागू हुआ। वहाँ पे 8 नवंबर 2019 को भारत सरकार द्वारा देश का नया राजनीतिक मानचित्र, जिसका 9वां संस्करण था 2019 में जारी कर दिया गया। यह मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे एमसीक्यू बन जाता है हमारा कि जो मैप जारी किया जाता है इंडिया का जो हमारा बॉर्डर मैप होता है या फिर राजनीतिक मैप होता है, वो इंडिया की कौन सी एजेंसी उसको रिलीज करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है उसको रिलीज करता है। अब यहाँ पे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्री एनआरसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टूडेंट। एनआरसी होता क्या है, तो 31 अगस्त 2019 को असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की अंतिम सूची जारी कर दी गई।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ यार अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वो कर लें प्लीज़, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में इससे भी बढ़िया कंटेंट में आपको वीडियो वगैरह प्रोवाइड होती रहेंगी। और मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें से 100% आपका फंसने वाला है, आप उसकी टेंशन ना लें। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एनआरसी के तत्कालीन राज्य समन्वयक प्रतीक हैजेला के अनुसार एनआरसी की अंतिम सूची में शामिल करने के लिए 3,11,21,004 लोगों को योग्य पाया गया, जबकि 19 लाख से अधिक लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं आए थे। तो आप बता सकते हैं ये कहाँ पे हुआ था, किस स्टेट में ये एनआरसी का जो ड्रामा चला था वो किस स्टेट में चला था। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में चला था। आप कमेंट बॉक्स में बताएं किस में चला था। अब अंतिम सूची में शामिल नहीं किए गए लोग विदेशी ट्रिब्यूनल्स यानी कि हमारा फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के समक्ष अपील कर सकते हैं, उनको ये राइट है। स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे अब लेके चलता हूँ इसरो, यानी कि हमारा जो इसरो है इसके आगामी मिशन क्या हैं। जैसे आपको पता होगा चंद्रयान 2, चंद्रयान जो 2 था वो फेल हो चुका था, उसके बाद चंद्रयान 3 भी आने वाला है, जिसको कब लॉन्च किया जा रहा है। तो चंद्रयान 3 जो है मिशन, तो 2021 में इसकी संभावित डेट है 2021। तो आप इसको याद रखें, 2021 में इसको जो है रिलीज करेगा इसरो। चंद्रयान 2 की तरह इसे चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने के लिए किया जा रहा है। उसके बाद है हमारा गगनयान। गगनयान मिशन कब इसरो लॉन्च करेगा, 2022 में करेगा। ये सारे मिशन इसरो के हैं। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, उसमें आप जाके मैसेज करें और आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ से। तो आप पीडीएफ ये वाली पीडीएफ ले सकते हैं, उससे अच्छा होगा कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ही ले लें, तो भी बेटर है आपके लिए। स्टूडेंट्स अब गगनयान के बाद हमारा आता है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जो कि 2024 में आएगा। उसके बाद आदित्य L1, ये अप्रैल 2020 में ये तो हो चुका है। उसके बाद आपका ये रीसेट हो चुका है, निशार हो चुका है। मंगलयान 2 आपका 2024 में होगा, निशार नहीं हुआ है सॉरी। तो निशार जो आपका 2022 में होगा। यह पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह जो होते हैं सैटेलाइट होते हैं उनके लॉन्च करने का उल्लेखनीय है। उसके बाद मंगलयान 2 जो है वो 2024 में होगा। उसके बाद शुक्रयान फर्स्ट है 2023 में। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ पे, शुक्रयान वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है। शुक्रयान 1 2023 में ये लॉन्च होगा शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए बेसिकली। तो अब यहाँ पे हम जीआई टैग की बात करते हैं। ये जीआई टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट ईयर क्वेश्चन में आया था आपका जीआई टैग कंदमाल हल्दी। उसने पूछा था कि कंदमाल हल्दी को किस राज्य की है जिसको जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग से एक क्वेश्चन आना ही आना है आपका, तो आप इसको अच्छे से रिलीज करें और इसका प्लीज़ आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट जरूर ले लें याद से। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम देता हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे अच्छे से ले लें अपना। अब बात करते हैं यहाँ पे हम दार्जिलिंग ग्रीन व वाइट टी। दार्जिलिंग ग्रीन व वाइट टी ये चाय है, टी है, पेय पदार्थ है, पश्चिम बंगाल का है। नवंबर 2019 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ था। डियर स्टूडेंट्स मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ आप अगर आपने कॉपी पेंसिल है आपके पास तो आप नोट कर सकते हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और अच्छा होगा आप लोग सुने, ध्यान से सुने इसको, लीड वगैरह लगा लें अपने कान में, ईयरफोन वगैरह, उससे कि आपको अच्छे से यहाँ पे सुनाई देगा। आपको बता दूं मखाना जो है ये मखाना खाद्य सामग्री है बिहार की, इसको जीआई टैग मिला है। श्री विल्लुपुत्रम पलकोबा इसको भी जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु का है। और ये मिठाई है। पानाडुम ये सॉल है मिजोरम की। अब यहाँ पे जो 3-4 सॉल हैं इनको लगातार जो है अगस्त 2019 में इनको जीआई टैग मिला है। पानाडुम, न्योंतेखेम, हमराम, पलानी पंचामृतम ये तमिलनाडु का है, इसको आप बेसिक याद रखें। अब तावला पुआन ये शॉल है मिजोरम की। मीजो पुआनेचे ये भी शॉल है मिजोरम की। अब गुलबर्गा तूर दाल ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये कर्नाटक की है दाल है। खोला मिर्च जो है ये आपको पता होगा, खोला मिर्च गोवा की है, इसको भी जीआई टैग मिला है अगस्त 2019 में। तिरुर पान का पत्ता ये एनडीए में क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर, जो 2019 का जो लास्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया है। तिरुर पान का पत्ता जो केरल का है, इसको जीआई टैग मिला है। फिर इंदु मिश्मी कपड़ा, ये जो है कपड़ा है और हस्तशिल्प है, चूँकि जिसको हम बोलते हैं हथकरघा उद्योग, तो उसमें ये निर्मित है अरुणाचल प्रदेश का, इसको जीआई टैग मिला है। फिर डिंडीगुल ताले, ये डिंडीगुल ताले जो हैं ये तमिलनाडु के हैं, इनको जीआई टैग मिला है। फिर कड़ंगी साड़ी आपको पता होगा कहाँ की है, तमिलनाडु की है। ओडिशा रसगुल्ला इसको जीआई टैग मिला है, ये ओडिशा का है। कोल्हापुरी चप्पल ये कर्नाटक महाराष्ट्र का है। हिमाचली काला जीरा जो है ये ओडिशा का है, काला जीरा है। तो ये हिमाचली काला जीरा है, ये हिमाचल का नहीं है, कुछ लोग गलत कराएंगे इसमें, तो हिमाचल का नहीं, इसको बेसिकली ध्यान रखना है आपको, ये उड़ीसा का है। अब चूली का तेल ये हिमाचल का है। कंदमाल हल्दी ये देखो यहाँ पे सीजीएल में भी आया है और सीएपीएफ में भी आया था ये क्वेश्चन, कंदमाल हल्दी ये है ओडिशा का। उसके बाद है कतरनी चावल जो था वो बिहार का था। मगही पान का पत्ता ये बिहार का था। जर्दालू आम बिहार का था। मधुबनी पेंटिंग बिहार की थी। मयूरगुड़ ये केरल का है भाई, मयूरगुड़ केरल का है। त्रिभुवन सिल्क साड़ी जो है ये हस्तशिल्प है तमिलनाडु की। फिर जीराफुल चावल जो है वो छत्तीसगढ़ का है।
जिसको क्या है कि मार्च 2019 में जीआई टैग मिला है। उसके सिरसी सुपारी, ये कर्नाटक की है। और फिर है चुनार वलुआ पत्थर, ये भी हमारा उत्तर प्रदेश का, जिसको जीआई टैग मिला है। इरोडा हल्दी तमिलनाडु की है, जिसको जीआई टैग मिला है। क्रूर अरेबिका कॉफ़ी, ये कर्नाटक की है। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, ये केरल की है। अब वायनाड, वायनाड को आप कहाँ से याद रख सकते हैं? वायनाड को आप यहाँ से याद रखते हैं कि राहुल गांधी यहाँ से कौन है? एमपी हैं। राहुल गांधी कहाँ से एमपी हैं? वायनाड। वायनाड कहाँ पे पड़ता है? केरल में पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट है वायनाड। यहाँ से राहुल गांधी एमपी हैं, लोकसभा क्षेत्र है ये। और यहाँ से जो है इसको जीआई टैग मिला है केरल को। वायनाड के नाम से आप केरल को ध्यान रख लें और राहुल गांधी को बेसिकली उनको याद रखें, कांग्रेस के लीडर हैं। चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी जो है ये कर्नाटक की है। अरावकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, ये आंध्र प्रदेश की है। बाबू बुदनगिरी अरेबिका, बुदनगिरी यहाँ पे, यानी कि ये कहाँ से आए थे? बाबू बुदन एक बाबा आए थे, तो इन्हीं के नाम पे ये कॉफ़ी यहाँ पे मशहूर हो चुकी है। तो ये कर्नाटक की है, बाबू बुदनगिरी। यहाँ पे एक पहाड़ भी है जिसका नाम इसकी के नाम पे पड़ा हुआ है। पेटापुर ब्लॉक प्रिंटिंग जो है ये गुजरात का है। सिलावा खाजा बिहार का है। शांगली हल्दी महाराष्ट्र की है। शाही लीची बिहार की है। अल्फांसो आम महाराष्ट्र का है। अब 2020 में कुछ जीआई टैग मिले हैं, जिसको आपको बता देता हूँ। एक तो हमारी मगही लीची है, जिसको कि असम की है, उसको जीआई टैग मिला है। और फिर गोरखपुर का एक वो था, आप बता सकते हैं, कुछ गोरखपुर की एक कलाकृति थी, उसमें भी जीआई टैग मिला है। और हमारा जम्मू कश्मीर का जो केसर था उसको जीआई टैग मिला है। ऐसे ही 2020 में कुछ जीआई टैग मिले हैं, तो आप उनको भी कर सकते हैं। वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही थे आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अब यहाँ पे मैं विभिन्न सूचकांक आपको बता रहा हूँ जो हमारे इंडिया को, जिसको रैंकिंग है होती है वर्ल्ड रैंकिंग, जिसमें इंडिया की क्या रैंक आई है और इसको जारी कौन करता है। तो वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंकिंग आई है 35, और फिनलैंड का पहला नंबर आया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको रिलीज करती है। उसके बाद है हमारा सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 का, इसमें इंडिया की 77वीं रैंक आई है। नॉर्वे जो है इसको फर्स्ट नंबर मिला है। और WHO, यूनिसेफ और लेसेंट मेडिकल जर्नल इसको रिलीज करती है। हैनली पासपोर्ट्स इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 84 आई है, जो कि जापान पहले नंबर पर आया है। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ इसको रिलीज करता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में जो 5वां नंबर आया इंडिया का, जापान पहले नंबर पर रहा है। जर्मन वॉच इसको रिलीज करता है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में 72वां नंबर इंडिया का रहा है। स्विट्जरलैंड का पहला नंबर है। INSED इसको जारी करती है। वैश्विक भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में 80वां नंबर रहा इंडिया का। डेनमार्क पहले नंबर पे है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में इंडिया को 51वां नंबर मिला है। और नॉर्वे पहले नंबर पर है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको रिलीज करती है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 में जो है 76 नंबर मिला है। डेनमार्क पहले पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करती है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 9वां नंबर रहा है इंडिया का। और स्वीडन इसको रिलीज करता है। जर्मन वॉच इसको जारी करता है। स्वीडन जो है पहले नंबर पर आया, सॉरी। मानव विकास सूचकांक 2019 में 129वां नंबर मिला है भारत को। नॉर्वे पहले नंबर पर है। UNDP इसको रिलीज करती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग 112वें नंबर पर रही है। आइसलैंड इसको जारी करता है। और WVF इसको, नहीं, आइसलैंड पहले नंबर पर रहा है और WVF इसको रिलीज करता है। सॉरी गाइस, जल्दी जल्दी में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, और प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी आप इसको पढ़ें अपने मन से और सुने भी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019-20 में जो रैंकिंग रही थी इंडिया की, वो 63 भी रही थी। न्यूजीलैंड पहले नंबर पर आता। विश्व बैंक इसको जारी करती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बनता है कि ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग जो वो है रैंकिंग, उसे कौन रिलीज करता है? तो वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता है। और आप बताएं कमेंट बॉक्स में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 का जो 102वां नंबर रहा है इंडिया का, बेलारूस का पहला नंबर है। और बेल्ट ऑफ हंगर लाइफ इसको रिलीज करता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, वर्ल्ड पीस पीस में इंडिया का जो रैंकिंग था वो 144 रहा है। और आप पाकिस्तान का रैंकिंग बता सकते हैं मुझे कितना रहा है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इसको रिलीज करती है। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे जो है आप इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ये वाला जो है इंडेक्स। अच्छा, कैंसर इंडेक्स आपको पता होगा 2019 का कितनी रैंक आई? उसमें 19वीं रैंक रही है कैंसर प्रेपरडेंस में। उसके बाद हमारा अंतर्राष्ट्रीय IP इंडेक्स 2019 में 36वां नंबर है इंडिया का। अच्छा, गोल्ड रैंकिंग 2019 में, 2020 का गोल्ड रैंकिंग तो अभी आया नहीं है शायद। 2019 में क्या है? तो 11वां नंबर रहा है इंडिया का। ये भी पूछा जा सकता है, काफ़ी MPPCS में पूछा गया था। बाकी बात ज़्यादा इस पर कुछ फोकस नहीं किया है किसी भी एजेंसी ने। मानव पूंजी सूचकांक 2019 में 115वां नंबर रहा है इंडिया का। सिंगापुर पहले नंबर पर था। और विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करती है।
अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं कुछ महोत्सव फेस्टिवल जो होते हैं हमारे। तो चित्रा भारतीय फिल्म फेस्टिवल जिसका तीसरा संस्करण था, ये लॉन्च किया गया था अहमदाबाद गुजरात में। तो आप इसको जो है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो चित्रा भारतीय फिल्म फेस्टिवल जिसका तीसरा संस्करण था वो लॉन्च किया गया था अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। उसके बाद राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव 2020 ये नई दिल्ली में हुआ था। भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव टूरिज्म फेस्टिवल 2020 का अगरतला त्रिपुरा में हुआ था। वायु एशिया समिट 2020 का हैदराबाद में हुआ था। राष्ट्रीय ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल 2020 दिल्ली में हुआ था। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 22वां कोच्चि केरल में हुआ था। सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिलिंग 2020 का नई दिल्ली में हुआ था। नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस 2020 का भोपाल में हुआ था। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का लखनऊ में हुआ था। द वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का नई दिल्ली में हुआ था। ऑटो एक्सपो 2020 का ग्रेटर नोएडा में हुआ था। देवसूर्य महोत्सव 2020 का औरंगाबाद बिहार में हुआ था। डिफेंस एक्सपो 2020 का लखनऊ में हुआ था, इसको मैं पहले आपको समझा चुका हूँ शुरुआत में ही। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का 7वां संस्करण ये बेंगलुरु में हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हॉर्नेबल फेस्टिवल 2019 का जो था नागालैंड में। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अगेन नई दिल्ली में हुआ था। 5वां धम्म सम्मेलन ये राजगीर बिहार में हुआ था। भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन मां मामल्लपुरम तमिलनाडु में हुआ था। और आप बता सकते हैं चीन के राष्ट्रपति जो थे वो कहाँ पे आए थे इंडिया में, 2019 में आए थे वो। भारत बांग्लादेश के हितधारकों की पहली बैठक जो थी वो गुवाहाटी में हुई थी। वतखुमा महोत्सव 2019 का तेलंगाना में हुआ था। 5वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 कोलकाता में हुआ था। वर्ल्ड कॉटन डे समारोह 2019 जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। 33वां इंडियन इकोनॉमिक समिट 2019 दिल्ली में हुआ था। 24वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2019 आबू धाबी यूएई में हुआ था। मालाबार नदी महोत्सव 2019 कोझिकोड केरल में हुआ था। राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक 2019 लंदन यूके में हुई थी। आबू माची मेला 2019 का असम में हुआ था। एशियन लीडरशिप समिट 2019 की थिम्पू भूटान में हुई थी। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में हुआ था। इंडिया ड्रोन महोत्सव 2019 का देहरादून में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2019 की कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुई थी। वदनी खलम महोत्सव ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया था, ये एनडीए में पूछा गया था और यहाँ तक है ये यूपी पीसीएस में भी आया था क्वेश्चन और ये यूके पीसीएस में भी आया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीएपीएफ में आने के चांस है। वैदनी खलम महोत्सव कहाँ पे हुआ था, ये जेवाई मेघालय में हुआ था। उसके बाद भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव 2019 का नई दिल्ली में हुआ था। डिबिजिंग महोत्सव 2019 का असम में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव 2019 का जैसलमेर में हुआ था। काला घोड़ा महोत्सव 2019 का मुंबई में हुआ था। शोपानो महोत्सव 2019 का नई दिल्ली में हुआ था। विश्व संतरा महोत्सव दूसरा जो था वो 2019 में नागपुर में हुआ था। नमस्ते इंडिया महोत्सव 2019 का नई दिल्ली में। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2019 का किर्गिस्तान बिश्केक में। इंडियन साइंस कांग्रेस 2019 106वीं जालंधर में। अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर सम्मेलन नई दिल्ली में। सगाई महोत्सव मणिपुर में। जनाद्रिया महोत्सव जनाद्रिया सऊदी अरब में हुआ था। जनाद्रिया महोत्सव जनाद्रिया सऊदी अरब में हुआ था। प्रथम आदिवासी उद्यमता सम्मेलन दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में हुआ था। शंघाई महोत्सव असम में हुआ था। तो यहाँ तक आप प्लीज़ याद कर लें स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं यहाँ पे सैन्य अभ्यास 2019-20 की, जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीएपीएफ में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है मिलिट्री एक्सरसाइज का। आपको पता होगा अगर आपने में से किसी ने भी सीडीएस का एग्ज़ाम दिया होगा 2020 वाला ही बात कर रहा हूँ मैं, 20 वाला फर्स्ट जो है, तो उसमें क्वेश्चन आया था इसका क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज वाला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और मिलिट्री एक्सरसाइज का तो अक्सर ही आता है क्वेश्चन। मालाबार का आपको पता होगा जिसमें कि किस कंट्री को शामिल किया गया है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में मालाबार युद्ध अभ्यास में किस कंट्री को सम्मिलित किया है, जो कि बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। मैंने आपको इतना भी बता दिया कहाँ पे हो रहा है। अब स्टार्ट करते हैं। सहयोग कैजिन जो है, सहयोग कैजिन ये भारत व जापान के बीच होता है। ये जो है चेन्नई की तमिलनाडु यानी कि चेन्नई और तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु स्टेट है इसका और चेन्नई यहाँ की कैपिटल है, तो ये चेन्नई में होता है। उसके बाद है शिन्यू मैत्री अभ्यास, ये भारत व जापान के बीच होता है पानागढ़ पश्चिम बंगाल में। फिर हैंड इन हैंड ये भारत व चीन के बीच होता है उमरोई मेघालय में। फिर इंद्र 2019 भारत व रूस में होता है झांसी की बबीना छावनी में हुआ था। ये इंडियन आर्मी की छावनी है वहाँ पे, झांसी बबीना। ललितपुर जाते हैं तब पड़ता है रास्ते में। जायर अल बहर भारत व कतर के बीच होता है, ये दोहा कतर में। टाइगर ट्राइब ये भारत व अमेरिका के बीच होता है विशाखापट्टनम में। समुद्र शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है इंडोनेशिया में समुद्र शक्ति। अब स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति जो है कहाँ पे होता है आप मुझे बता सकते हैं।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गरुड़ शक्ति आप कमेंट बॉक्स में बताएं कहाँ पे होते हैं ये, क्योंकि ये गरुड़ शक्ति जो है मिलिट्री एक्सरसाइज, ये 2017 की उसमें आई थी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में। तो यहाँ पे समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच यहाँ पे इंडोनेशिया में होती है। दस्तलिक 2019 ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, ताशकंद में हुआ था। अभ्यास शक्ति ये भारत और फ्रांस के बीच होता है, राजस्थान में हुआ था। सिंधु सुदर्शन भारतीय वायुसेना व थल सेना के बीच होता है, राजस्थान में हुआ था ये। अब IBMN की इम्बैक्स 2019 का ये भारत व म्यांमार के बीच होता है, हरियाणा में। इसको आप I से इंडिया, M से म्यांमार, इससे आप इसको हिंट है आपके लिए, ट्रिक है, इससे आप कर सकते हैं। हरियाणा में हुआ था ये 2019 में। अब है ईस्ट ईस्टर्न ब्रिज 5 ये भारत और ओमान के बीच हुआ था, वेश मसराहा ओमान में। वज्र प्रहार 2019 भारत व अमेरिका के बीच हुआ था, राजस्थान में। धर्म गार्जियंस ये 2019 का भारत व जापान के बीच हुआ था, मिजोरम में। नोमेडिक एलिफेंटा 2019 भारत व मंगोलिया के बीच हुआ था, वकलोहा डलहौजी में। उसके बाद सिटमैक्स, सिटमैक्स से आप लगा सकते हैं S से सिंगापुर और IT से थाईलैंड और हमारा ये इंडिया, यानी कि इंडिया थाईलैंड, ठीक है ना। तो ये पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। उसके बाद कजिंद 2019 का भारत व कजाकिस्तान के बीच पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। मालाबार, अब मैंने बताया था मालाबार 2019 का, तो ये मालाबार 2019 का भारत व अमेरिका व जापान और ससेबो जापान में हुआ था। लेकिन 2020 का मालाबार ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो मैंने आपको पूछा था कमेंट बॉक्स में, तो आपने बताया होगा कि नहीं, ये आपको पता होगा। और मैं आपको यहाँ पे अब बताने जा रहा हूँ इसका आंसर क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल किया गया था भाई, ऑस्ट्रेलिया को आप याद रखें इसमें, क्योंकि भारत की जो है चाइना के साथ रिलेशन काफ़ी बिगड़े हुए हैं। और चाइना ने, आपको पता ही होगा, गैल्वन वैली में किस तरह से इंडियन आर्मी के साथ बर्ताव किया है। और हमारे कर्नल के साथ साथ, कर्नल संतोष बाबू के साथ साथ हमारे 20 जवानों को टोटल उन्होंने इंजर्ड किया था, वहाँ पे शहीद हो गए थे हमारे जवान। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कितना बदतमीज और कमीन कंट्री है। तो छोड़ो उसे, यहाँ पे हम देखते हैं मालाबार। तो मालाबार में ऑस्ट्रेलिया को सम्मिलित किया गया है, भारत, अमेरिका व जापान, और ससेबो जापान में। लेकिन इस बार 2020 का जो है ये मालाबार 2020 का हो रहा है आपका बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद आपका मैत्री जो है 2019 का भारत व थाईलैंड, यानी कि उमरोई मेघालय में। फिर सिलनेक्स 2019 भारत व श्रीलंका के बीच विशाखापट्टनम में। युद्ध अभ्यास 2019 भारत व अमेरिका के बीच लुइस मैककॉर्ड में। गरुड़ शक्ति 6 2019 भारत व फ्रांस में, ये फ्रांस के बीच होता है। सिम्बैक्स 2019 भारत व सिंगापुर के बीच। अब आप बता सकते हैं अजय वॉरियर किस कंट्री के साथ भारत की एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, अजय वॉरियर। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करते हैं परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि आपको पता होगा भारत व चीन विवाद, ये गैल्वन घाटी की, जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपसे बात की थी, तो वो ही यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। भारत चीन विवादित क्षेत्र गैल्वन घाटी भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? आप इसको बताएं, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, या फिर कहीं और। तो आपको सिंपल सा पता है लद्दाख में स्थित है गैल्वन वैली घाटी, क्योंकि हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये लद्दाख से ही होकर निकली है। अक्साई चीन वाला क्षेत्र वो इंडिया का है, लेकिन आपको पता होगा उसका इतिहास, पाकिस्तान ने उसको गिफ्ट कर रखा है, जबकि उस पर विवाद चल रहा है। तो ये पाकिस्तान भाई, तो भाई पाकिस्तान जो है इसका कुछ नहीं हो सकता है। ये बोलते हैं ना थूक चाटने वाला, उन्हीं में से है। तो जो हमारी गैल्वन घाटी है आपको पता होगा लद्दाख में स्थित है। उसके बाद हमारी गैल्वन क्षेत्र 15 से 16 जून 2020 की मध्यरात्रि को, यानी कि मिडनाइट को, भारत व चीन में हिंसक झड़प हुई, जिसमें गोलियां नहीं चली थी, फिर भी हमारे सैनिक शहीद हुए थे। और ऐसा नहीं है हमारे सैनिक शहीद हुए थे, चाइना के भी सैनिक जो थे इसमें शहीद हुए, या कुछ भी हुआ हो उनका, मरे हों कमीने। तो चाइना ने जो है उसको छिपा लिया है। चाइना ने जैसे कोरोना वायरस को अपने केस छिपाए थे, वैसे ही चाइना, पता है, बहुत ही निकम्मा देश है, तो उसने छिपा लिया। 47 के समथिंग उसके जवान जो थे वो वहाँ पे, उनका कुछ भी हुआ है XYZ, तो उसने बताया नहीं है क्लियर, लेकिन फिर भी उड़ती उड़ती पता चली गई है। अब इंडिया ने क्या किया है, इंडिया में जो चाइना के प्रति मतलब उबाल था, लोगों की जो फीलिंग्स निकल के बाहर आ रही थी, उसी चक्कर में भारत सरकार ने चाइना के जो थे 59 ऐप जो थे वो बैन कर दिए। और अब आप बता सकते हैं इंडिया गवर्नमेंट ने टोटल कितने ऐप जो हैं वो बैन किए, और ये बैन जो किए थे वो 15 से 16 जून को किए थे। उसके बाद ज़बरदस्त आक्रोश हुआ था, तब ये जाके बैन किए गए थे 59 चीनी ऐप्स को। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन सकता है कि गैल्वन घाटी की हिंसक झड़प के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कितने ऐप्स जो थे चाइना के वो बैन कर दिए थे। तो इसमें हेलो ऐप, सैरेट वगैरह, और सबसे अच्छा था टिकटॉक वगैरह, इसमें कुछ बैन हुए थे।
अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, अभी जो आपने सुना होगा लॉकडाउन के टाइम पे हमारा हैदराबाद में यानी कि विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में एक कंपनी ने कोई गैस लीक कर दी थी, जिसके चलते कुछ लोग वहाँ पे मौत के घाट में चले गए थे। भाई मौत के मुंह में उनके चले गए लोग, तो उनको जो था 1-1 करोड़ का मुआवजा भी दिया था एपी गवर्नमेंट ने। उसके बाद जो गैस थी वो क्या थी, कौन सी गैस थी भाई, ये क्वेश्चन बनता है। तो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पॉलीमर्स जो कंपनी थी, और वहाँ पे पॉलीमर्स कंपनी में स्टायरीन नामक गैस निकली थी। और उससे पहले भी भोपाल गैस त्रासदी में 2 से 3 दिसंबर 1984 को आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस के कारण वहाँ पे काफ़ी जो थी वो लोगों की मौतें हुई थी। तो यहाँ पे स्टायरीन गैस है। क्वेश्चन है आपका, मई 2020 में दक्षिण कोरिया की एलजी केम की आर वेंकटपुरम गांव विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्थित आनुषंगी कंपनी एलजी पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड से कौन सी गैस लीक हुई थी, तो वो गैस थी स्टायरीन। और यहाँ पे क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी का, तो वो आपको पता होगा भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट्स। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं यहाँ पे मई 2020 में आए चक्रवाती तूफान अम्फान से किस राज्य में भारी तबाही हुई है, तो आप यहाँ पे बताएं। आंसर है इसका उड़ीसा व पश्चिम बंगाल। फिर है यहाँ पे 2 जून 2020 को आए निसर्ग तूफान से किस राज्य को हानि हुई है, तो निसर्ग तूफान आया था उसी टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे आया था ये गुजरात और महाराष्ट्र में इसने तबाही मचाई थी। और अभी भी इंडिया में पता है, आपको पता होगा 2-3 तूफान और आए हैं, तो आप उनको भी याद रखें। उनके आने के चांस कम है, लेकिन ये आ सकते हैं। और वैसे चांस तो कोई भी नहीं बोल सकता है कि चांस कम है, आ भी सकते हैं, इसलिए आप पढ़ें उसको। परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, सितंबर 2019 में अमेरिका के टेक्सास प्रांत के ह्यूस्टन में किस स्टेडियम में पीएम मोदी ने हाउडी मोदी कार्यक्रम में भाग लिया था, तो ये स्टेडियम का नाम बताना है आपको, ये था एनआरसी स्टेडियम। अब स्टूडेंट्स आपको मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ रोहतांग दर्रे का, मनीला टनल जो इसका नामकरण किया था, अब अटल अटल टनल के नाम से इसको जान सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये आ सकता है आपके, तो रोहतांग दर्रे के नीचे निर्माणाधीन 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग का नामकरण अटल टनल के नाम पर किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मनाली व लद्दाख में लेह को जोड़ने वाली इस सुरंग का यह नामकरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2019 को किया। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ हमारी जो घास के मैदान होते हैं उसको मैं यहाँ पे आपका रिवाइज करा देता हूँ। जो लानूस घास का मैदान होता है ये वेनेजुएला व कोलंबिया में इसको लानूस के नाम से जानते हैं। सेल्वोस जो होता है वो अमेजन बेसिन में जानते हैं। कैंपोस ब्राज़ील में, पंपास अर्जेंटीना में, शबाना अफ्रीका एशिया ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, पुस्ताज जो है वो हंगरी में, स्टेपी साइबेरिया व मंचूरिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटबरी न्यूजीलैंड में, पटाना श्रीलंका में, पैडांग मलेशिया में। ये स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे फिनिश होता है। एंड आपको मेरी शुभकामनाएं, जो भी स्टूडेंट्स सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर एग्जाम देने जा रहा है, प्लीज़ अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं तो आप प्लीज़ बताना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले आपको 2021 के एग्जाम के लिए अच्छे से डेली के बेसिस आपको तैयारी मिलती रहेगी। यहाँ से करंट अफेयर्स आपका पूरा कराया जाएगा, 2021 के आईएएस के लिए भी कराया जाएगा यहाँ पे। तो प्लीज़ यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को स्टूडेंट्स, और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, आपका लास्ट ईयर एग्ज़ाम क्लियर हो जाए।